हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाला है मेंसुरेशन 2D। ये सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए वैलिड है। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी क्लर्क, जितने भी बैंकिंग एग्जामिनेशन होते हैं ये सारे एग्जामिनेशन के लिए वैलिड है। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ये पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कोर्स रहने वाला है, इसलिए आप पूरा एंड तक वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना मेंसुरेशन 2D। ओके, ये देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मेंसुरेशन 2D में पहला टॉपिक है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो रेक्टेंगल की सबसे पहले तीन चीजें खास रहती हैं, एक पेरीमीटर, एक एरिया और एक डायगोनल। सबसे पहले हम बात करते हैं पेरीमीटर क्या होता है। अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर हम बोलते हैं जो आउटर बाउंड्री रहता है उसको बोलते हैं। ये देखिए, जैसे ये रेक्टेंगल है, इसका ये आउटर बाउंड्री दिख रहा है जो रेड कलर से मैं करते जा रहा हूँ, ये देखिए, ये इसका क्या होगा, पेरीमीटर। ओके, ये हो गया इसका पेरीमीटर। मतलब जो आउटर बाउंड्री रहती है उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। जैसे कि एग्जांपल लेके मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये मेरे पास एक कॉपी है, ठीक है। इस कॉपी की अगर मैं आउटर बाउंड्री की बात करूं, इधर 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 इधर, तो ये क्या होगी, ये होगी रेक्टेंगल। जी कॉपी को ध्यान से देखिए, इसका ये चीज दिख रहा है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक लेंथ, यहाँ से ब्रेथ, फिर लेंथ, फिर ब्रेथ। मैंने कितनी बार लेंथ बोला, दो बार लेंथ बोला क्या, एक बार लेंथ इधर गया, एक बार ब्रेथ, फिर एक बार लेंथ, फिर एक बार ब्रेथ, दो बार लेंथ लेंथ, दो बार ब्रेथ ब्रेथ। इसलिए यहाँ पर लिखा जाता है 2 × L + B, क्योंकि दो बार लेंथ इसमें काउंट होती है रेक्टेंगल में और दो बार ब्रेथ काउंट होती है, जिससे कि हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म हो जाता है। ओके, और अगर मैं बात करूं एरिया की, अगर मैं आप लोगों के लिए मैं ये चीज करता हूं सबसे पहले, ये है, ये क्या है, लेंथ है, ये क्या है, ब्रेथ है। इसको भी हम क्या बोलेंगे, ब्रेथ बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे। ओके, तो ये ब्रेथ हो गया, ये लेंथ हो गया, ये भी लेंथ होगा, ठीक है। एक, दो लेंथ, एक ब्रेथ, दो ब्रेथ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, L + L + B ये मेरा क्या होगा, पेरीमीटर होगा। ये जब पेरीमीटर होगा, इसको अगर मैं काउंट करूँ तो 2 टाइम्स मेरे पास आ रहा है L, प्लस आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है B। तो इसी को हम 2 कॉमन लेके लिख देते हैं L + B। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला डेवलप होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, समझ में आ गई। चलिए, अगर अब मैं बात करूं आप लोग से एरिया के बारे में। अब एरिया चीज क्या होती है, सबसे पहले अगर मैं आप लोग को एरिया बताना चाहूं, मैं अगर आप लोग से पूछूं इस कॉपी का एरिया क्या है, अगर मैं बोलूं कि आप लोगों को एक पिक्चर प्रिंट करनी है इस कॉपी के ऊपर, तो आपको सबसे पहले कॉपी का एरिया पता होना चाहिए, तब तो आप उस पिक्चर को प्रिंट कर पाओगे कि कितने एरिया लेगी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये पिक्चर है, ठीक है, इसको मेरे को पूरे कॉपी पे प्रिंट करना है, तो मुझे सबसे पहले इस कॉपी की एरिया पता होना चाहिए। तो एरिया हम क्या बोलते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर मैं ये कॉर्नर पूरा से सेट कर दूं तो ये क्या दिखेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ दिखेगा, पक्का दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम काम करते हैं, एक लेंथ इंटू ब्रेथ बताता हूँ मैं आप लोगों को। अब आप लोग कलर देखिएगा, येलो कलर, येलो कलर में अगर मैं ये देखिए, ये ये जो है ये पूरा एरिया होगा। ठीक है, ये पूरा चीज जो होगा हमारा पास एरिया कहलाएगा। कैसे एरिया कहलाएगा, जैसे ही हम इस लेंथ को इस ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये पूरा ऐसे 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 आ जाता है। इस लेंथ को इस ब्रेथ से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मुझे इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा। और वो कैसे मिलता है, क्योंकि ब्रेथ मेरे पास इतनी लंबी है और लेंथ मेरे पास इतनी लंबी है, तो यहाँ से जब हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से पूरा वो रेक्टेंगल का शेप ले लेता है प्रॉपर। ठीक है, चलिए, ये तो मैंने बता दिया रेक्टेंगल का। अगर मैं बात करूं आप लोगों से किसकी, डायगोनल की। डायगोनल की मैं बात करूं, डायगोनल की निकालते कैसे हैं। सबसे पहले मैंने आप लोग को एक पैथागोरस थ्योरम बताया होगा, तो पैथागोरस थ्योरम को हम यूज करके इसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पास एक 90 डिग्री बनता है। जैसा कि हमें पता है कि रेक्टेंगल की सारे कॉर्नर पर 90 डिग्री एंगल्स बनते हैं।
तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड, ये दिख रहा है, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा कहलाता है हाइपोटेनियस। ये हमारा होता है, इधर डायग्राम मैं बनाता हूँ, ठीक है। ये होता है ये देखिए, ये दिखा डायग्राम, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, और ये होता है हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आप इस फॉर्मूले को इस डायग्राम से रिलेट करिएगा। यहाँ पर हमारे पास बेस क्या है, ये एल, ये जो एल है हमारे पास क्या है, बेस है। दिख रहा है क्या कलर, नहीं दिख पा रहा है, ओके। ये जो लेंथ है ये हमारा किसका काम करता है, बेस का, इसे हम ऐसे मानेंगे। और ये जो बी है ये हमारा क्या काम करेगा, परपेंडिकुलर का, ठीक है। और ये हमारा क्या काम करेगा, हाइपोटेन्यूज का। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला लिखते हैं, कैसे लिखते हैं ये भी देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं डायगोनल का लिखना चाहूँ तो डायगोनल मेरे पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, डायगोनल का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। और इसी को हम अगर मैच करना चाहें तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और जैसे ही हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो ये अंडर अंडर रूट में इस तरीके से फॉर्म हो जाता है, दिख रहा है। तो इसी का ये वर्जन होगा, इस तरीके से हम इसको समझते हैं। डायगोनल जब भी निकालना रहेगा आपको एक चीज याद रखनी है, मुझे यूज करना है पैथागोरस थ्योरम। जैसे ही मैं पैथागोरस थ्योरम यूज करूंगा मुझे डायगोनल मिल जाएगा, ओके। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए पहला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द इफ द लेंथ एंड breadth of the rectangles are 42 centimeter and 25 centimeter respectively, find its area। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है, देखा जाए थोड़ा। ये देखिए सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ को लिख लिया जाए। सबसे पहले मैं अगर बात करूं लेंथ की, लेंथ कितना गिवन है, 42। ब्रेथ की मैं बात करूं कितनी है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। मुझे फाइंड क्या करना है, एरिया करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, किसकी पूछिए, रेक्टेंगल की। कितनी होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके। ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर मैं लेंथ इंटू ब्रेथ कर दूं मतलब 25 को मैं 42 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एरिया। 25 इंटू 42, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगी एरिया। तो मैं 25 को 42 से अगर मुझे मल्टीप्लाई करेगा, मुझे सबसे पहले 25 का टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को 25 का टेबल याद होगा तो मुझे पता है, मल्टीप्लाई करने का ट्रिक बता रहा हूँ हमेशा, 25 को हमेशा ऐसे लिख लेना, 40, 25 इधर, 42 को स्प्लिट करके 40 प्लस 2। अब आप इसे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इधर कितना आ जाएगा, 100, और ये हो जाएगा आपका 1000। और इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। इस तरीके से हम इसे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये वैल्यू भी सेंटीमीटर में थी, ये वैल्यू भी सेंटीमीटर में थी, तो जब भी सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होता है सेंटीमीटर से तो वो हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर, समझे। इस तरीके से ये देखिए, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया सभी लोगों को।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। ये देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सबसे पहले इसमें बात कर रहा है द एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल मेजर 14 सेंटीमीटर एंड 23 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया पेरीमीटर किसको बोलते हैं। पहले दिमाग में ये सोचो कि पेरीमीटर कहा किसको जाता है, आउटर बाउंड्री को क्या कहा जाता है, पेरीमीटर। सबसे पहले मैं आप लोग के लिए ड्रॉ कर दूं एक रेक्टेंगल। 1 सेकंड का टाइम देना। ये रहा हमारे पास रेक्टेंगल। ओके, अब मैं इस रेक्टेंगल की बात करूं तो ये एल लेंथ, ये हो जाएगी ब्रेथ। ठीक है, यहाँ एडजेसेंट साइड बोला। एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है ये बताइए? अगल बगल की साइड, मतलब कि लेंथ मेरी हो जाएगी 23 और ब्रेथ मेरे पास हो जाएगा 14। अब मुझे बोला है पेरीमीटर निकालने के लिए, तो मुझे पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है। पेरीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो अगर मैं ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ करूं तो कितना हो जाएगा? 23 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 73 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका? 74 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों नहीं लगा? क्योंकि हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने ऐड किया है। ठीक है, इसलिए हमारे पास हो जाएगा 74। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रही है? अभी स्टार्टिंग में थोड़ा इजी क्वेश्चन रखो, धीरे धीरे लेवल अप हो जाएगा। ओके, ये देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? The longer side of a rectangle measures 21 centimeter and its diagonal measures the 29 centimeter. Find the breadth of the rectangle. ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल। मैं ड्रॉ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेंसुरेशन में विजुअलाइजेशन का ही पूरा खेल। अगर आपको डायग्राम अच्छी तरीके से समझ के याद होगी आपके माइंड में कि रेक्टेंगल ऐसा दिखता है, इसको लेंथ बोलते हैं, इसको लेंथ बोलते हैं, इसको ब्रेथ बोलते हैं, पेरीमीटर मतलब आउटर बाउंड्री बोलते हैं, एरिया मतलब उसका क्रॉस सेक्शन का जो रहता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये सब चीज आपने विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दिए तो मेंसुरेशन आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल अपना। ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। अब मैं अगर आप लोग से बात करूं, मैं अगर आप लोगों से बात करूं इसके बारे में, तो देखिए क्या बोला है। लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगल मेजर 21 सेंटीमीटर एंड इस डायगोनल इज 29 सेंटीमीटर। अगर मैं रेक्टेंगल की दो साइड की बात करूं, एक साइड ये है और एक साइड ये है, तो इसकी लॉन्गेस्ट साइड कौन सी हो सकती है? हमेशा लेंथ होती है, लॉन्गेस्ट साइड हमेशा लेंथ होती है। और वो क्यों होती है? ब्रेथ हमेशा कम होगा लेंथ से। रेक्टेंगल में ब्रेथ हमेशा कम होता है लेंथ से। ठीक है, तो इस ट्राइंगल की जो मेरे पास लॉन्गर साइड है ये है, मतलब लेंथ। लेंथ की वैल्यू कितनी दी हुई है? 21। इसकी वैल्यू है लेंथ की। इसके बाद ये डायगोनल बोला है। डायगोनल, हाँ डायगोनल हम किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक कॉर्नर से जब हम दूसरे कॉर्नर तक ज्वाइंट कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं डायगोनल। ओके, ये देखिए इस कॉर्नर से मैं ज्वाइंट कर दूंगा ये कॉर्नर, ये मेरा हो जाएगा डायगोनल। इस डायगोनल की वैल्यू कितनी बोली? 29। इसकी वैल्यू है 29 सेंटीमीटर। अब मैं अगर आप लोग से बोलूं ब्रेथ कितना होगा, ये ब्रेथ कितनी होगी ये बताइए। इसमें मैंने आप लोग को डायगोनल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? अगर मेरे पास डायगोनल दिया है कितना, डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। ठीक है, यही चीज़ दिया है। डायगोनल कितना? 29। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 29 का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ कितना? 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर प्लस ब्रेथ कितना है? बी स्क्वायर। अब हम यहाँ से निकालें तो 29 के स्क्वायर में से हम माइनस करेंगे 21 का स्क्वायर। तो मतलब कि ये इस तरीके से कुछ लिखा जा सकता है क्या? 29 का स्क्वायर कितना होता है? 841। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। इसमें से हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 400।
और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। ओके, समझ गए कैसे हम निकालते हैं डायगोनल्स। ये हमने निकाल लिया, इसका डायगोनल आ गया मेरे पास 20 सेंटीमीटर। और अगर मैं बात करूं तो ये 21, 20 और 29 ये ट्रिपलेट होते हैं। ओके, ये ट्रिपलेट हो जाएंगे। तो जब ये ट्रिपलेट हो गए तो मुझे b की वैल्यू कितनी मिल गई 20, तो यहाँ मैं लिख लूँ 20 साफ साफ। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी? ये मैंने लिख लिया, यहाँ पर मेरे पास आ गया b इक्वल टू 20। अब हम इसमें देखेंगे क्या फाइंड करने के लिए बोला था, ब्रेथ फाइंड करने के लिए बोला था, और ब्रेथ हमने फाइंड कर दिया, और ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया सबको? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं। अगला बात आता है स्क्वायर का। अगली बारी आती है स्क्वायर की। अब स्क्वायर को समझते हैं, स्क्वायर क्या है। तो हटाओ, ये डायग्राम दिख रहा है, ये स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है तो मैं बात करूं स्क्वायर की, तो स्क्वायर में मुझे तीन चीज पता है। स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है। अगर मैं आपको एक स्क्वायर फिगर दिखाना चाहूँ तो मुझे कुछ अभी दिख नहीं रहा है ऐसा स्क्वायर एकदम। ये है कि ये दिख रहा है, ये बिल्कुल स्क्वायर है। ये देखिए, इसका लेंथ ब्रेथ दोनों ही बराबर है, मतलब जिसका भी लेंथ और ब्रेथ बराबर होता है उसे हम बोलते हैं स्क्वायर। देखिए एकदम स्क्वायर फिगर, इसका लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर लग रहा है, ये भी लेंथ बराबर है, मतलब ऑलमोस्ट ये इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे मैं मेजर नहीं करके बता रहा हूँ, अंदाजे से देख के बता रहा हूँ कि मतलब लग रहा है देखने में स्क्वायर है। ठीक है, रेक्टेंगल नहीं लग रहा है, स्क्वायर ही लग रहा है। ओके, चलिए कोई बात नहीं। अब हम ये देखेंगे, अगर मैं स्क्वायर की बात किया तो मुझे पता है स्क्वायर की जब सब साइड बराबर होती है तो मैं ए से ले सकता हूँ, ये भी बराबर होगी तो ये भी ए होगी, ये भी साइड बराबर दिख रही तो ये भी ए, ये साइड भी इक्वल दिखी तो मैंने इसको भी ले लिया ए। मतलब अगर मैं इसकी पेरीमीटर की बात करूं तो, क्योंकि देखो कोई भी 2D फिगर रहेगा तो बेसिकली तीन चीज होती है, एक एरिया, एक पेरीमीटर और एक डायगोनल। यही तीन चीज हो सकती है। और अगर जैसी 3D फिगर आती है तो उसमें हम निकालते हैं वॉल्यूम। ठीक, तो अगर मैं बात करूँ इस 2D फिगर की तो हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हमेशा क्या होता है साइड इंटू साइड, चाहे वो रेक्टेंगल का साइड हो चाहे वो स्क्वायर का साइड हो, जब भी हम दो साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब लेंथ हो या ब्रेथ हो, रेक्टेंगल के केस में ये लेंथ होता है ये ब्रेथ होता है, स्क्वायर के केस में ये साइड और ये साइड बराबर होती है, तो इसलिए हम बोलते हैं साइड इंटू साइड। जैसे ही हम इसको साइड इंटू साइड बोले तो यहाँ पर साइड का स्क्वायर लिखा, और अगर मैं इसी साइड के स्क्वायर को और लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर। ठीक, पेरीमीटर की बात करते हैं। तो अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो यहाँ से ए, यहाँ से ए, ए ए ए, चार बार ए लिखा दिख रहा है। इसके आउटर बाउंड्री पे आप देखेंगे, ये देखो ये आउटर बाउंड्री है, इस आउटर बाउंड्री पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको चार बार लिखा दिख रहा होगा ए। ठीक है, इस आउटर बाउंड्री पे चार बार ए लिखा है, तो मतलब पेरीमीटर मेरे पास क्या हो जाएगा 4a, 4a। ओके, अगर मैं बात करूँ इसके डायगोनल्स की, ठीक है, मैं अगर अब बात करूँ इसके डायगोनल की, ठीक है, मैं बात करूँ डायगोनल की, तो
यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दो तो डायगोनल हो जाएगा। ये जब डायगोनल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, ए, और ए होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, √2a, √2a। ठीक है, ठीक। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, √2a। ओके, समझ में आ गई। ये हमने स्क्वायर के बारे में बात करी है, तो मतलब स्क्वायर के बारे में अगर एरिया पूछिए तो ए स्क्वायर, यहाँ भी ए दिख रहा है, यहाँ पास भी ए दिख रहा है, तो ए में क्या लगा देना, स्क्वायर, क्योंकि एरिया क्या होता है, स्क्वायर में हमेशा वैल्यू रहती है एरिया की। पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर क्या होता है, आउटर बाउंड्री को हम बोलते हैं पेरीमीटर, तो स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं तो हमने क्या लिख दिया, 4a। डायगोनल की बात करें तो डायगोनल क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो यहाँ पास भी ए रहता है, यहाँ पास भी ए रहता है, दोनों ए को जोड़ते हैं तो 2a बन जाता है, जैसे ही स्क्वायर रूट हटाते हैं तो √2 आ जाता है, इसलिए हमारे पास ये हो गया √2a। ओके, इजी है, बचपन में पढ़े होगे। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 48 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। देखो जब ये ऐसा क्वेश्चन बोले, इसमें क्या बोलना चाहता है, इसमें साफ साफ ये बोलना चाहता है कि पेरीमीटर दिया है स्क्वायर का कितना, तो ये सबसे पहले होता है पेरीमीटर और स्क्वायर होता कितना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की मैं बात करूँ तो हम कितना बोलते हैं, 4a। 4a की वैल्यू कितनी दी हुई है, 48 दी हुई है कि नहीं, दी हुई है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं हमेशा, 4a इज इक्वल टू 48। जिस चीज की बात करी है वो चीज लिखते हैं, और इच के बाद जो रहता है लेटर, मतलब जो नंबरिंग रहता है इसके बाद, मतलब इक्वल टू के बाद हम लिखते हैं, वो हो जाएगा 48। मतलब कि 4a की वैल्यू 48 होगी, तो a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू मैं निकालूं तो कितनी आ जाएगी, 12 आएगी। बिल्कुल, हमसे पूछा है एरिया क्या होता है, एरिया हमेशा होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर जब एरिया होता है तो 12 इंटू 12 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। देखो साइड, साइड ऑफ स्क्वायर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अगर मैं आप लोग के लिए एक स्क्वायर इधर ड्रॉ करूं, ठीक है, मैंने स्क्वायर बनाया, इसका जो साइड है 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। मुझे क्या बताना है, मुझे इसकी डायगोनल बतानी है, ये वाली, ठीक है। अगर मुझे इसकी डायगोनल बतानी है तो मैं क्या करूँगा, ये डायगोनल बताने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, डायगोनल बताने के लिए, डायगोनल बताने के लिए मेरे पास फॉर्मूला ये है कि मैं क्या करूँ, इस 4 का स्क्वायर प्लस इस 4 का स्क्वायर, यही है ना। देखिए हाँ ठीक है, मैंने डायगोनल का फॉर्मूला क्या बताया, रुकिए यार, वो कॉल आ गया थोड़ा डिस्टर्ब हो गया मैं। ठीक है, ये देखिए डायगोनल कैसे निकालेंगे, डायगोनल का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और डायगोनल कितना हो जाएगा आपका, 16 प्लस 16, 16 प्लस 16 कितना होता है, 32, और √32 अगर मैं कर दूं तो कितना आ जाएगा, 32 को स्प्लिट करेंगे, जैसे ही हम 32 को स्प्लिट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4√2। तो स्प्लिट कैसे किया वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ही अगर ये जब भी हमें रूट में वैल्यू स्प्लिट करनी रहेगी तो सबसे पहले ऐसे लिख के रूट बनाओ, आपको सबसे पहले 2 को काटते जाओ, सबसे बेसिक तरीका बता रहा हूँ, अगर कभी भी ऐसे वैल्यू का निकालना है तो आप लोग ऐसा वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, जैसे कि मान लो मैं 2 से करके दिखाता हूँ, आपको ईजी रहता है। 2 से किया कितना आ गया, 16,
आ गया। अगर मैं देखूं √16, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर आप इसको इमेजिंग ऐसे करें, √2 इंटू √16, इस तरीके से लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो अगर मैं √16 की बात करूं से, तो ये इसकी वैल्यू मैं 4 भी लिख सकता हूँ क्या? मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, √2 इंटू 4, इसका मतलब क्या हो गया, 4 √2। इस तरीके से इसको स्प्लिट करके लिखा जा सकता है, पर ये सबसे बेकार तरीका है। ये सबसे बेकार तरीका है अगर इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो, क्योंकि मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया है। डायगोनल क्या होता है, √2s होता है, बस खत्म काम। डायगोनल क्या होता है, √2s होता है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना था, फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आप लोगों को जाना था, डायगोनल इज इक्वल टू √2a, या फिर आप बोल सकते हो √2 साइड। इनमें से आप कोई भी रखते तो आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाती, √2 इंटू 4, क्योंकि साइड हमें गिवन है 4 का, यहाँ पास से हमें वैल्यू आती 4 √2। ओके, ठीक है, यहाँ पास आ जाती 4 √2 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, ये देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखने जाए तो इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर फाइंड द पेरीमीटर। यार देखो, पेरीमीटर अगर साइड दे दिया है तो हम क्या करेंगे, हमें पता है, ये देखो ये क्या स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसका साइड कितना दिया हो 16, ये 16, ये 16, ये 16, ये 16 और ये भी 16 हो जाएगा कि नहीं? तो जब ये 16 16 हो जाएंगे, मुझे पेरीमीटर निकालना है। और मैंने आप लोग को बताया पेरीमीटर हम किसको बोलते हैं, पेरीमीटर हम बोलते हैं आउटर सरफेस की बाउंड्री को, ये इसकी जो आउटर बाउंड्री है इसे हम बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है। इस तरीके से अगर हम देखें तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4a, और जैसे ही आप वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू 16, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 64 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इजी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन रखा हूं मैं, क्योंकि इसका ये प्रैक्टिस क्लास नंबर 1 टाइप की है लगभग, ठीक है। तो अगर मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ सबसे पहले, और फॉर्मूले बताने के बाद उसके बाद 4-5 क्वेश्चन करा देता हूँ उसके ऊपर, जिससे कि आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएगी। समझ रहे हो, ये एक स्मार्ट अप्रोच होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। ओके, तो हम बात करते हैं ट्राइंगल की। ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, तो देखिए ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूँ, ये आपको एक फिगर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल की अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, तो ये देखिए इसका ये जो होगा इधर आउटर सरफेस का एरिया, इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर हमेशा जान लो कि आउटर सरफेस के बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। ये देखो, ठीक है, ये क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। उसके बाद मैं बात करूं, अगर मुझे एरिया निकालनी होगी तो कैसे करूंगा, एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी हमें ट्राइंगल की एरिया निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको हम जैसे ही करेंगे हमें मिल जाएगा एरिया, ठीक, ये हमें मिल गया एरिया। अगर मैं आप लोग से पूछूं पेरीमीटर निकालना रहेगा तो आप लोग क्या करोगे, अगर आप लोगों को पेरीमीटर निकालना रहेगा तो मैं क्या बताया, आउटर बाउंड्री, इस साइड की वैल्यू थी ए, इस साइड की वैल्यू थी बी, और इस साइड की वैल्यू थी सी। तो जैसे ही मैं पेरीमीटर की बात करूं तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक, इससे हमारी आ जाएगी पेरीमीटर। ओके, तो हमने पेरीमीटर भी निकाल लिया, हमने एरिया भी निकाल लिया। इधर एक तो क्या लिखा है, ये कौन सा भाई लकवा मार दिया इसको इतना, हाँ, चलो बताता हूँ। इसको बोलते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक। हेरॉन्स फॉर्मूला में जो एरिया रहती है हमारी, एस, एस जो रहती है
ये होती है हमारी, ये तीनों पैरामीटर का सम करके डिवाइड बाय 2 करते हैं तो इस वैल्यू को हम बोलते हैं एस। ओके, समझ में आई बात? मतलब कि पैरामीटर का आधा कर देते हैं वो वैल्यू होती है एस, और इसको हम इस तरीके के फॉर्मूले में लिखते हैं तो जिससे हम बोलते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इसको अंडर रूट लगा देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। हर चीज़ का डेरिवेशन जानना जरूरी नहीं है, कुछ चीज़ें रटी जाती हैं। ठीक है, एग्जाम में आपको वहाँ डेरिवेशन करने के लिए नहीं देगा तो एक लाइन का फॉर्मूला याद कर लो। समझ रहे हो? टीचर तो बनना नहीं है कि आपको एक एक चीज़ बतानी है बच्चों को। ठीक है, तो कुछ चीज़ें एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में याद कर ली जाती है। कुछ नहीं, बहुत ईजी है, एक बार मैं बता देता हूँ। देखिए कैसे लिखते हैं, इस फॉर्मूले को लिखने का तरीका होता है इस तरीके से, आप इसको याद रखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे एस ब्रैकेट में, एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर लिखेंगे इसको एस माइनस सी। एस में से सबको हटा देंगे। सबसे पहले मैंने एस आया, इस एस को अच्छा नहीं लगा, बोला कि मेरे को थोड़ा कम कर दो, तो मैंने सोचा एस में से ए कम कर देता हूँ। फिर ये बोला नहीं, ए से मेरा को मन नहीं भाया, अब मैं किस पे कम करूँगा, बोलता है मेरे को बी से कम करो। फिर ये बी से इसको कम कर दिया। फिर ये बोलता है नहीं नहीं, मेरे को बी भी नहीं अच्छा लगा, मेरे को सी से कम कर दो। मैंने इस एस को सी से कम कर दिया। अब बोलता है मेरे को सी भी अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने बोला उसको भाई अब तेरे को मैं हटा ही दूंगा, जा, तेरा इतना नाटक हो रहा है तो मैं इसको हटा देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको हटा दिया तो इससे बन गया हेरॉन्स फॉर्मूला। अब याद रहेगा ना? बोलो। चलो ठीक है, ये देखिए ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें तो स्केलेन ट्राइंगल और आइसोलेसिस ट्राइंगल। देखो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। आइसोलेसिस ट्राइंगल में क्या होता है, जनरली आपकी ये दो साइड इक्वल रहेंगी, ये साइड और ये साइड इक्वल है। आइसोलेसिस ट्राइंगल का मतलब ये तो दो ट्राइंगल इक्वल रहेंगी। ठीक है, तो याद करने का ट्रिक क्या रहता है, ये देखो मैंने ऐसी ट्रिक बनाई थी अपने लिए, अपने टाइम में याद करने के लिए। आइसोसेलेस है मतलब एक एस एक एस, अच्छा ये दो तो एस आ गया मतलब दो साइड इक्वल होगी, तो एक साइड इक्वल, ये इससे दूसरी साइड इक्वल हो जाएगी। इस तरीके से मैंने याद किया था बचपन में। ठीक है, अब देखो स्केलेन ट्राइंगल की मैं बात करूँ तो स्केलेन ट्राइंगल के जो रहते हैं सारे साइड डिफरेंट रहते हैं। अगर मैं स्केल की बात करूँ, स्केलिंग पे हर एक नंबर अलग अलग रहता है ना, कि कोई नंबर रिपीट होता है, 1 एक बार आया, 2 एक बार आया, 3 एक बार आया, 4 एक बार आया। देखिए स्केल एंड ट्राइंगल से मैंने स्केल याद किया था, ये देखिए स्केल है, ये स्केल पे यहाँ पर 1 लिखा रहेगा, फिर यहाँ पर बस 2 लिखा रहता है, फिर कुछ लिखा रहता है, फिर यहाँ पर 3, ये 4 होता है, ये हो जाएगा 5। ये क्या स्केलेन ट्राइंगल बन जाती है। मतलब स्केलिंग ट्राइंगल में हर एक डिजिट अलग रहते हैं, तो मतलब इसकी हर एक साइड की वैल्यू अलग रहती है। ठीक है, बस हो गया काम खत्म। ठीक, यही दो चीज थी इसमें। अब देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में दिमाग में एक वर्ड आता है इक्वल। इक्विलेटरल ट्राइंगल से आपके दिमाग में एक वर्ड आ रहा है इक्वल, इक्विलेटरल इक्वल, इक्विलेटरल इक्वल। ठीक है, वर्ड आया ना ऐसा इक्वल। जैसे ये इक्वल वर्ड आया आपके पास तो मतलब कि इसकी सारी साइड क्या होगी, इक्वल। ये देखिए ये साइड भी इक्वल है, ये साइड भी इक्वल है और ये साइड भी इक्वल है। ठीक है, समझ में आई बात? मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। मैं पेरीमीटर की बात करूं तो मैंने वही बताया, आउटर सरफेस एरिया की बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। ए ए और यहाँ पास भी ए आ गया, तो हमने क्या मिल गया, 3a मिल गया, क्या हो गया इसकी पेरीमीटर। पेरीमीटर की हम बात करें तो a+a+a हुआ, जिससे कि ये वैल्यू होगी 3a। ठीक है, अगर मैं बात करूं एरिया की तो इसकी एरिया की फॉर्मूले याद कर लेना, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी में तो जनरली आ ही जाता है, कई बार बैंकिंग एग्जामिनेशन में भी देखने को मिला है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका क्या रहता है, मैंने इसको एक ट्रिक से याद रखी थी। कैसे मैंने ट्रिक बनाई थी, मैंने लिखा था 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 3 बार ए आया है, तो सबसे पहले मैंने लिख दिया 3a, मैंने इधर लिखा 3 और मैंने इधर लगा दिया ए। फिर मैंने देखा 3a हो गया है, उसके बाद 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, तो मैंने नीचे में लिख दिया 4। मैं बोला 4 भी ए आ सकता है, तो यहाँ पर ए के मैंने और जोड़ दिया था,
इसके वजह से मैंने बोला नहीं नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें रूट लगा देता हूँ ऊपर। ऊपर मैंने लगा दिया रूट, इसलिए इसका फॉर्मूला मैंने याद कर लिया, √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई बातें कैसे याद करना है। सबसे पहले 1 ए 2 ए 3 ए, 3 ए आ गया तो 3 ए लिख दिए मैंने। उसके बाद मैं बोलूंगा 3 ए के बाद क्या आता है, 4 ए आता है, तो नीचे में मैंने लिखा 4 और इधर ए से मल्टीप्लाई कर दिया, और ऊपर में मैंने देखा रूट लगा देता हूँ, ये सुंदर दिखेगी थोड़ा, ऐसे इसको एक ताज पहना देता हूँ। ये देखो ये 3 रहता है, ये 3 ऐसे लिखा, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, इसी को मैंने एक बार रिपीट करके फिर से एक ऐसे लिख दिया। बोला मैंने सोचा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या, हाँ लिखा जा सकता है, इसलिए मेरे को याद हो गया √3/4 ए। ठीक है, इस ट्रिक से हम याद कर लेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बोले तो 3 बार ए आती है, 3 बार ए के बाद क्या आएगा, चौथा ए आएगा, तो 4 ए हो गया, और ए मल्टीप्लाई होता है तो ए स्क्वायर बन जाता है, तो 3/4 ए स्क्वायर, याद हो गया बस ना। ठीक है, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। क्या देता हूँ, अगर मैं एच की बात करूं, देखो एच क्या होता है, एच होता है हाइट। ठीक है, तो एच की अगर मैं बात करूं तो हाइट क्या होता है, √3a/2। अगर मैं हाइट को लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाइट इज इक्वल टू √3/2 ए। ये मेरे पास आ गई हाइट की वैल्यू। तो एक चीज याद रखना, जब भी हाइट या एरिया पूछेगा, ऊपर वाला चीज सेम होता है, हाइट और एरिया जब भी पूछे ऊपर में √3 और √3 ही आएगा। जब हाइट पूछता है तो एच है, ठीक है, एरिया में हम क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं, पर हाइट में नहीं लेंगे, एक ए लेंगे। जब हमने स्क्वायर नहीं लिया तो 4 का, अगर मैं बोलूँ 4 किसका स्क्वायर है, तो 4 2 का स्क्वायर है ना, नीचे में मैं लिख सकता हूँ क्या, 2। इस तरीके से देख के थोड़ा कंसंट्रेट करके याद करो। अगर मैं आपसे पूछूँ हाइट क्या होती है, इसको मत देखना, इसको मत देखो, अब इसको मत देखो, आप सोचो कि मैं इस फॉर्मूले से हाइट को कैसे निकाल सकता हूँ। मेरे पास यही एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से हाइट निकाल के बताए थे सर ने। सर ने कैसे निकाला था, √3 बोले थे कि पहला चीज तो सेम ही होता है। ठीक, जब उसमें का पहला चीज सेम होता है तो मैंने क्या लिख दिया, √3 लिख दिया। नीचे में गए, नीचे में गए तो ये क्या है, 4। बोले थे 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। यहाँ पास एरिया में ए, एरिया का स्क्वायर आता है, पर यहाँ एच था, तो यहाँ पास मैं एक ए लिखूंगा, और ये किसका बन जाएगा, एच का बन जाएगा। समझ में आई बात, समझ में आई। इस तरीके से याद कर सकते हो, ऐसे अपने से कुछ ट्रिक बनाओ और चीजों को याद रखो, रिमेम्बर। इससे क्या होगा ना, ऐसे आप ट्रिक बनाओगे तो आपका बनाया हुआ ट्रिक आपको ज्यादा याद रहेगा। अगर आप अपना ट्रिक नहीं बना पा रहे हो तो जैसे मैंने बताया उस तरीके से याद करने का कोशिश करो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है राइट एंगल ट्राइंगल। देखो राइट एंगल ट्राइंगल भी कुछ नहीं है, जिस ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है। ये देखिए इसका एक एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होना कंपलसरी है। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, मतलब हाइपोटेनियस की जगह पर हमने क्या लिखा है, C² लिखा है। ठीक है, और इसके बाद ये हमारा 20 हो गया, तो 20 की जगह पे हमने क्या लिखा है, B² लिखा है। ये हमारा क्या हो गया, हाइट है, तो हाइट का स्क्वायर में हमने क्या लिखा है, H² लिखा है। तो इस तरीके से हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, जो आपने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, ईजी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। इसमें क्या बोल रहा है, इफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है यार, कोई दिक्कत बात नहीं है। अगर मुझे बेस दे दिया और हाइट दे दिया, ट्राइंगल का कितना कितना इतना दे दिया, एरिया पूछ दिया, तो मैं क्या करूंगा, एरिया का मैंने फॉर्मूला बताया, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट 24, 12 टाइम 15 बन जा 15, 15 टू जा 30, इसको ऐड कर देंगे, कितना आ गया, 180 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है,
अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका बता दे रहा हूँ, अगर आपको 15 को इंटू करना है किससे, 12 से, 15 को आपको इंटू करना है किससे, 12 से, तो कैसे इंटू करोगे, 15 लिखो सबसे पहले, 10 प्लस 2 लिख देने का है। 15 का 10 गुना कितना होता है, 150, और 15 का 2 गुना कितना होता है, 30। इसको ऐड कर दोगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दिमाग में ये चीज़ करना है। ये चीज़ जो मैंने इधर लिखी ना, ये वाली, इसको आपको दिमाग में स्प्लिट करके लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है, इस तरीके से आप जल्दी कर पाएंगे। प्रैक्टिस ऐसे ही करना है, ये नहीं कि उसको ऐसे लेके मल्टीप्लाई करो ट्रेडिशनल मेथड से, तो गलत बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल इज 7.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। ये यार कुछ नहीं है, पेरीमीटर और इक्विलेटर ट्राइंगल, इक्विलेटर ट्राइंगल मतलब इक्वल होता है। ये एक ट्राइंगल है, सारे साइड इसके इक्वल है, ए, और मेरे पास ए की वैल्यू क्या है, 7.5 है। अगर मैं इसकी पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर क्या हो जाता है, 3a हो जाता है। जैसे ही 3a लिखोगे, 3 टाइम्स किसका करना है, 7.5 का करना है। 7 3 जा 21, 21 हो जाएगा 22, 22.5 इज द राइट आंसर। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कैसे किया हूँ, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लिखा इधर 3, मुझे 7.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने इसको साफ साफ लिख दिया 7, और मैंने लिख दिया यहाँ पर 0.5। मैंने जैसे 7 से मल्टीप्लाई किया, मुझे मिल गया 21, और मैंने 3.3 को जैसे ही मल्टीप्लाई किया, मैंने 3 5 से कितना होता है, 15, मैंने 15 लिख दिया। और मैंने देखा एक साइड से पॉइंट दिया, तो मैंने राइट साइड से एक पॉइंट लगा दिया, और जैसे ही मैं इसको ऐड किया, मेरे पास आ गया 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गई बातें आप लोगों को। चलिए आगे चलें, ये देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ right angle triangle is 12 centimeter and 9 centimeter, find its perimeter. Okay guys, you have to find its perimeter because we having the two perpendicular side, what it means। हाँ, ये क्या बोलता है, देखो ये बोल रहा है, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर साइड में बात करूं तो कौन कौन से इसके परपेंडिकुलर साइड हो सकते हैं, दो, एक ये साइड और एक ये वाला साइड परपेंडिकुलर हो सकता है। क्या क्या वैल्यू दी हुई है, 12 और 9 सेंटीमीटर दी हुई है। मैं एक को मान लेता हूँ 12, और मैं इसको मान लेता हूँ 9। मान लिया मैंने इसको 12 और 9। और राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है, एक एंगल 90 डिग्री होना कंपलसरी है। जो एंगल 90 डिग्री हो रही है, उसी से जो दो साइड जो जाएगी वो हमारी होगी टू परपेंडिकुलर साइड। समझ में आ गई बातें। तो अगर मैं इसकी बात करूं, तो अगर मेरे को ट्रिपलेट याद है कितना होता है, 12 9 और 15 का क्या रहता है ट्रिपलेट, 12 9 और 15, इसका क्या है ट्रिपलेट होता है। तो ये जो साइड आएगी 9 12, तो ये साइड कितनी हो जाएगी 15। जो लोग नहीं निकाल पा रहे हैं वो ऐसे देखा करो कि 9 दिया हुआ है तो 9 का स्क्वायर 81 लिख दूंगा, 12 दिया तो कितना दिया होगा 144 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा 225। एग्जामिनेशन में ये नहीं कि इसका इसका पूरा लिख रहे हो ऐसे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें निकालना है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर करना पड़ेगा। बेस हमें कितना दिया है 9 दिया हुआ है, उसके बाद कितना दिया 9 का स्क्वायर, फिर इसके बाद क्या दिया है 12 का स्क्वायर, फिर मैं यहाँ पर 81 लिखूँगा, फिर यहाँ पर 144 लिखूँगा, फिर इसको ऐड करने पर 225 आएगा, फिर मैं यहाँ पास से देखूंगा कि ये कितना होता है, अच्छा 15 का होता है 225। ये चीज नहीं करनी है भाई, ये चीज करनी है एक लाइन में, दिमाग में करना है वो भी, ये दोनों तो जब भी ये निकालना है तो दिमाग में डायरेक्टली, ये लिख लिख के मत करना। ओके, ये हो गया। हमसे क्या पूछा, पेरीमीटर पूछा है, किसका पूछा है, ट्राइंगल का पूछा है, तो हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, मतलब इन तीनों को ऐड कर दो, 12 9 15। तो जैसे ही हम ऐड कर देंगे इन्हें, कितना आ जाएगा, 21 21 21 21,
36 आ रहा है, 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पास? देखो अच्छी तरीके से देख लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या बोला है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है यार, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हमें निकालना है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने क्या बताया है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3 a स्क्वायर, √3 अपॉन में 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 10 का स्क्वायर 100, 25 √3 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। ये क्वेश्चन करके बताइए। रोम्बस आ गया, कोई बात नहीं। रोम्बस भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए रोम्बस के बीच चारों साइड इक्वल रहते हैं, इसलिए मैंने ले लिया 4a। जैसे मैंने आप लोग को बताया था स्क्वायर में 1a, 2a, 3a, 4a मिला के कितना हो गया पेरीमीटर? 4a। एरिया को निकालना रहता है, हम क्या करते हैं? एरिया को हमें निकालना रहेगा तो हाफ इंटू दिस डायगनल इंटू दिस डायगनल। ठीक है, एरिया निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे? हाफ इंटू d1 इंटू d2 हो जाता है। साइड हमें निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? d1/2 का स्क्वायर, d2/2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगी हमारे पास इसकी। ठीक है, इससे हम क्या निकालेंगे? किस साइड निकाल लेंगे, क्योंकि देखो ये पूरा क्या है? d2 है, इसका हम आधा लेंगे d2, इसका हम आधा लेंगे d2। यहाँ पास क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। जब ये 90 डिग्री बनेगा यहाँ पास, तो यहाँ पास का क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा। तो मतलब हाइपोटेनियस का होगा तो मतलब ये इस तरीके से होगा क्या? ध्यान से देखिएगा फिगर, मैं यहाँ एक फिगर बना रहा हूँ। ठीक है, ये देखिएगा, ये दिख रहा है आप लोगों को? ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, जिसको यहाँ वैल्यू दिया गया है a। ठीक है, ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, और एक क्या होगा? बेस। ये वाली वैल्यू क्या थी? ये पूरी बनाता तो ये कितना होता है? d था, d2 था। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है? d2 है। मैं क्या ले रहा हूँ? आधा ले रहा हूँ, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? d2/2 लिखूंगा। मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की पूरे की वैल्यू d1 है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? d1/2 हो जाएगी ना? जब इसकी वैल्यू हो जाएगी इतनी, तो मुझे अब यहाँ से क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो जैसे ही मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा a इज इक्वल टू √d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? जो चीज मैं बोलना चाहता हूँ, ये देखो ना यार, ये पूरा d2 है तो ये आधा क्या होगा? d2/2। ये पूरा d1 है तो ये आधा क्या होगा? d1/2। ठीक होगा, d1/2 और d2/2 लेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पास हम क्या लिखते थे? a स्क्वायर लिखते थे। अगर मैं यहाँ पास a स्क्वायर लिखते थे और ये a स्क्वायर मैंने यहाँ से हटा दिया तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। बस इतनी सी तो थी बात। ठीक, अगर आप इसको रिलेट करना चाहें तो इसको आप इस फॉर्मूले से रिलेट कर सकते हैं, इसको इससे रिलेट करना। ठीक है, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से इसको रिलेट करके देखो, आपको याद हो जाएगा। ओके, सही से बताना, आज के पहले कभी इस तरीके से पढ़े थे मेंस्ट्रुएशन 2D को? कमेंट में ये जरूर बताना मुझे। ठीक है, एक एक चीज याद होगी कि नहीं होगी? एरिया का मैं पूछूं तो नहीं बता पाओगे क्या? रोम्बस में रहता ही क्या है? डायगोनल डायगोनल, इसका शेप याद कर लो। रोम्बस एक इस तरीके का शेप रहता है, d1 d2 लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है। बस जैसे ही ये शेप मैंने दिमाग में अपने याद कर लिया, इसको देखो और दिमाग में याद करो। अगर मैं आपसे पूछूं एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, तो हाफ d1 इंटू d2 बोलोगे। क्या बोलोगे? हाफ d1 इंटू d2। व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस? कमेंट में लिख दो अभी, हाफ d1 इंटू d2। जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। अगर मैं आप लोग से पूछूं साइड का क्या होता है, साइड का इसका फॉर्मूला लिख दो कमेंट में, वो भी याद हो जाएगा कि हाँ मैंने व्हाट्सएप पे या मैंने ऐसे टाइप करके फोन में
कमेंट में लिखा था, यही फॉर्मूला है, याद है मुझे। जो जितना याद है उसको व्हाट्सएप पे टाइप करो, अपने दोस्त को टाइप करके भेज दो, या कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज दिया करो, या ऐसे लिख के रख लो, या अपने नोट्स चिपका लो कहीं पास, उससे आपको क्या होगा, याद होगा। और मेंस्ट्रुएशन के तो एक पन्ने में पूरा मेंस्ट्रुएशन 2D के नोट्स, मेंस्ट्रुएशन 3D के नोट्स, क्योंकि फॉर्मूले अभी तो आप करंट में देख रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें याद है, बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा और सब चैप्टर्स आप पढ़ोगे तो ये फॉर्मूला थोड़े थोड़े भूलने लगोगे। इसलिए अगर, और इतना टाइम तो नहीं लगा हर एक एक कॉपी के पन्ने के नोट्स खोलो फिर देखो, इसलिए हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट बना के चिपका लो कि मैं इस चैप्टर में ये चीज़ या इंपॉर्टेंट है, इसको मैं याद करके चिपका लेता हूँ। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहता है। हर एक टॉपर का आप देखोगे तो हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट बनाया रहता है। इसको पता है कि मैं बाद में इसको भूल जाऊँगा और बाद में वो चीज़ मैं रिवाइज़ करने के लिए बहुत मेहनत लगेगी। वो मेहनत मैं आपकी आधा कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका फॉर्मूला शीट अपने टेलीग्राम के चैनल पे ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो आप लोग वहाँ से जाइए, उसको प्रिंट करा लीजिए। लिखने का भी झंझट खत्म, प्रिंट आउट निकालो, दीवार पे चिपका लो। सुबह उठते ही एक बार रिवीजन खत्म काम। क्योंकि देखो बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ना है आप लोगों को। 4-5 टॉपिक पढ़ना है, तो परसेंटेज पढ़ लो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लो, एवरेज पढ़ लो, एज पढ़ लो, पार्टनरशिप पढ़ लो, वोट एंड स्ट्रीम पढ़ लो, और मेंस्ट्रुएशन के थोड़े-थोड़े बेसिक वाले चीज़ें याद कर लो। इतने में आपका 5-6 क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है? मैं बताऊँ, एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये देखिएगा, अगर आप लोगों को निकालना है तो मैं मानता हूँ अरिथमेटिक, इस अरिथमेटिक से आप 6 क्वेश्चन निकाल लो। जो टॉपिक मैंने बताया उससे 6 क्वेश्चन निकाल लो। उसके बाद नंबर सीरीज़, नंबर सीरीज़ से आप कम से कम 3 नंबर निकाल लो, 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जितने भी आते हैं 3-4। उसके बाद एक मान लो मिसिंग नंबर सीरीज़ का दिया रहेगा, मिसिंग नंबर सीरीज़, उससे आप मान लो 2 क्वेश्चन निकाल लिए। उसके बाद 3-4 क्वेश्चन, 3 सिम्प्लीफिकेशन के क्वेश्चन दिए रहते हैं, 3 क्वेश्चन तो रहते ही मिनिमम, 3 क्वेश्चन आपने सिम्प्लीफिकेशन से निकाल लिए। डीआई से मैं मानता हूँ डीआई के 3 सेट आते हैं लगभग, जिसमें से कि 2 सेट हमारे डायग्राम के रहते हैं और 1 सेट कीस्लेट सेट वाला रहता है। तो कीस्लेट वाला थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, तो मैं मानता हूँ यहाँ से आप 15 क्वेश्चन में से आप निकालोगे कितने, 10 क्वेश्चन, 10 नंबर, क्योंकि 2 सेट जो रहते हैं वो एकदम डुएबल रहते हैं, तो किया जा सकता है। तो मिला-जुला के अगर मैं इतने भी मार्क्स देखूँ तो आप क्वांट में एकदम ईज़िली स्कोर कर सकते हो। बहुत ईज़िली स्कोर कर सकते हो इतने मार्क्स। समझ में आ रही है बातें? मतलब 6 नंबर यहाँ से, 6 ये हो गया 9, 9 और 3 हो गया आपका 12, 12 और 2 हो गया 15, मतलब ऑलमोस्ट भाई 25 नंबर। 25 नंबर तो आराम से आपके क्वांट में आने ही आने चाहिए। एकदम गिरी से गिरी हालत में इतने नंबर आते हैं। तुमको बहुत ज़्यादा नहीं करना है भाई, बस इतने टॉपिक कर लो 20 मिनट में, के 20 मिनट में मैं बताता हूँ 20 मिनट में कितना करना है। मैं मानता हूँ इसको सॉल्व करने में कितना लगेगा आपका, मैं मान लेता हूँ ये, अच्छा ये बताओ ये दोनों सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, 5 क्वेश्चन है, 3 मिनट में हो जाएगा क्या? तो मैं मान लेता हूँ 3 मिनट में हो जाएगा आपसे। 5 क्वेश्चन है, क्या करना है, 1-2 आरआरबी क्लर्क का तो देखी होगी पेपर, 1-2 क्वेश्चन ईज़ी रहता है, डिफरेंस लेने पे हो जाता है, या मल्टीप्लाई होता है, या मल्टीप्लाई पे किसी ऐड होता है, उसको देख के कर लिए। 3 मिनट में आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, और मैं मान लेता हूँ ये क्या सिम्प्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, कितना ही लोगे, चलो मान लो 2 मिनट ले लेते हो, तो 3 मिनट मान लो यहाँ भी तुमने ले लिया, ठीक है? अब मैं बोलूँगा कि ये अरिथमेटिक, इसको कितने मिनट में कर लोगे? इसको कितने मिनट में करोगे बताओ? 10 क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं। मैं मान लेता हूँ ये लगभग 8 मिनट में किया जा सकता है। ये लगभग 8 मिनट में किया जा सकता है, ठीक है? ये आपने 8 मिनट में कर लिया, ठीक है? बचे हुए टाइम में जितना बचे रिमेनिंग, उसको आप अरिथमेटिक में डाल दो। अर्थ अरिथमेटिक में बहुत लोग बोलेंगे सर कैसे होगा? देखो क्यों, कितना टाइम हो गया? 6 इधर हो गया, 8 इधर हो गया, 6-8 कितना हो गया? 14 मिनट हो गया। 14 में से 6 मिनट का टाइम बचा, अब 6 मिनट में कैसे करोगे? भाई अरिथमेटिक के कुछ-कुछ क्वेश्चन ना 1 मिनट का भी टाइम नहीं लेते हैं। जैसे एज की क्वेश्चन आ जाएगी, क्या करोगे? डिफरेंस इक्वल करते जाओगे, तुरंत सॉल्व हो गया। कुछ एक ऐसे क्वेश्चन आ गए, फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन आ गया, मेंस्ट्रुएशन का एक फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन आ गया, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला याद है तुम्हें, तो अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो लाख कोशिश कर लो, नहीं कर पाओगे एग्जामिनेशन।
इसलिए मैं बोला मेंस्ट्रुएशन टॉपिक को अच्छी पकड़ बनाओ। जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चंस रहते हैं, भाई मेंस में तो आने ही आने हैं तुम्हारे। प्रोबेबिलिटी हो गया, मेंस्ट्रुएशन में ये प्रोबेबिलिटी, मेंस्ट्रुएशन और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। बस कई बार क्वाड्रेटिक भी देते हैं, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना भूल गया, सॉरी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं बात करूं, वहां से भी आते होंगे। ये तो 25 क्वेश्चन नहीं हुए ना, 10, 15, 15 और ये आपका हो जाएगा 9। ठीक है, जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे यहाँ से भी आप मार्क्स कुछ ले सकते हो अपना, देख लीजिएगा कैलकुलेट करके। बेसिकली मैं एक ओवरऑल ब्लू प्रिंट दिया हूँ आप लोगों को, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी मान लो 2-4 क्वेश्चन आ ही जाएंगे तो। ठीक है, देख के आप देख लीजिएगा। बाकी हम आगे चलते हैं, इसको छोड़ते हैं, वरना आज का ये लेक्चर इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 से। ओके, मतलब इसके जो आगे वाला लेक्चर्स होगा प्रैक्टिस शीट का, प्रैक्टिस शीट नंबर 2 ये रहेगी वो, वहाँ से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना रहने देते हैं।